हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए कि किन परिस्थितियों में वास्तविक गैस आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उच्च दाब और कम दाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए, उच्च ताप और कम दाब पर परिस्थितियों में वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती हैं। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार एक गैस के दाब, तापमान और आयतन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी होता है, जहाँ पी है दाब, पी है आयतन, आर है गैस स्थिरांक, टी है तापमान, एन है मोलों की संख्या। आदर्श गैस समीकरण तभी अच्छा तरह से कार्य करता है जब गैस अणुओं के बीच आणविक आकर्षण जो है नगण्य होता है और गैस जो है अणु संपूर्ण आयतन के एक महत्वपूर्ण भाग को ग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है। तो 112 का ए ऑप्शन, Fe2O, O3, H2O2 और NaOCl। ठीक है, तो Fe2O, ठीक है, O3, H2O2, NaOCl क्रम जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो है संख्या घटने के अनुसार है। जैसे यहाँ पे देखें F2O में यदि देखेंगे तो यहाँ होगा 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से O, ठीक है, फिर देखिए O3 की बात करें तो O3 में होगा x बराबर प्लस का 2। ठीक है, ऑक्सीजन का प्लस का 2। ठीक है, और उसके बाद देखिए H2O2 में यदि बात करें तो यहाँ होगा 2 इंटू प्लस का 1 और प्लस का 2 इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, 0, और तो यहाँ पे x बराबर -1 होगा। NaOCl में यदि देखें NaOCl तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 1 प्लस x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 है कि हाइड्रोजन की तुलना में जो ड्यूटेरियम की अभिक्रियाएं मंद होती हैं क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है अनुपात बड़ा जो है 2:1 है। यह प्रभाव क्या कहलाता है, बी ऑप्शन, समस्थानिक प्रभाव। तो हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम की अभिक्रियाएं मंद होती हैं क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमान की अनुपात जो है बड़ा 2:1 है। यह प्रभाव जो है समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात बड़ा होने के कारण समस्थानिकों की अभिक्रियाओं की दरों में अंतर होना समस्थानिक जो है प्रभाव कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1S2 और ट्रीटियम यानी 1S3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 की यदि बात करें तो कहता है कि 88 Ra226 से एक अल्फा कण से उत्सर्जन से बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में समूह होगा। तो ए ऑप्शन, शून्य समूह। तो देखिए 88 Ra226 से अल्फा कण के उत्सर्जन से बनने वाला एक तत्व आवर्त सारणी में शून्य होगा। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 अंक तथा परमाणु भार में 4 अंक जो है 4 की कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 88 Ra226 में अल्फा कण हो जाएगा 86 Rn222। ठीक है, रेडॉन एक अक्रिय गैस है। फिर नेक्स्ट है कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो 115 का होगा ई ऑप्शन। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। किसी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदु जहां उस बिंदु या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र के गुण हैं जैसे द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान की स्थिति और आयतन भार का मान शून्य होता है। जब किसी पिंड या पिंडों के समूह के द्रव्यमान केंद्रों के सापेक्ष पिंड में उपस्थित द्रव्यमानों के आघूर्ण का योग शून्य होता है। जब किसी पिंड पर जो है इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि बल की क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरते तो इस बल के कारण यह मात्र स्थानांतरीय गति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह बल पिंडों में घूर्णन गति भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1 M2 द्रव्यमान की 2 कार्यक्रम से R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्तों को चक्कर लगा रही है। उनके चालें ऐसी हैं कि वे समान समय में
समान समय में एक पूरा जो है चक्कर लगा लेती है। दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा? 116 का सी ऑप्शन, 1:1। M1 M2 द्रव्यमान की दो कारें R1 R2 त्रिज्याओं के जो वृत्तों में चक्कर लगा रहे हैं, उनकी चालें ऐसी हैं कि समान समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती हैं। दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात 1:1 है। ठीक है, त्रिज्या R1 के जो है संकेंद्रीय वृत्तों में जो है वृत्तीय वेग जो है ω1 बराबर होगा थीटा T/T1, यानी 2π/, क्या हो जाएगा? T, 2π/T हो जाएगा। त्रिज्या R2 के संकेंद्रीय वृत्तों में कोणीय वेग ω2 बराबर होगा थीटा 2/θ T2, यानी 2π/, यहाँ भी T हो जाएगा, यानी 1:1 होगा। नेक्स्ट 117 है कि एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी 117 का भी मूल आवृत्ति से कम। तो एक गतिमान ध्वनि श्रोता के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम सुनाई देगी। जब किसी ध्वनि श्रोता और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो तरंग के आवृत्ति में जो बदलाव होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। श्रोता द्वारा सुनाई दी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति जब श्रोता स्थिर हो और श्रोता गति में हो तो, ठीक है, गति में हो तो यहाँ पे F' बराबर होगा U/V1 प्लस माइनस का VS। ठीक है, तो श्रोता और सुनाई दी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति जब श्रोता स्थिर हो तो श्रोता गति में होगा, तो F' बराबर होगा U + U0/U। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 118 देखिए, फिर है कि 88 Ra226 एक अल्फा कण जो है उत्सर्जित करके एक्स तत्व एक्स में बदल दिया जाता है। फिर कहता है आवर्त सारणी में Ra का जो स्थान द्वितीय वर्ग और 7वें आवर्त में है, तो तत्व एक्स का आवर्त सारणी में जो स्थान होगा 118 का ए ऑप्शन 0 वर्ग और 6वां आवर्त में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है जिसमें कुल 32 तत्व है। रेडियम सबसे प्रभावशाली जो है रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका निष्कर्षण मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से किया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे IUPAC पद्धति में यौगिक हैं 119 का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? तो 119 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2334 टेट्रामेथिल हेक्सेन। तो देखिए इस यौगिक का IUPAC नाम 2334 टेट्रामेथिल जो है हेक्सेन है। ठीक है, तो IUPAC नाम 2334 जो है टेट्रामेथिल हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 120 की यदि बात करें तो कहता है कि अभिक्रिया CH3 का हॉल्ट है CHOH, ठीक है, Cu ये जो है गामा में जो है उत्पन्न गामा है, तो 120 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा? CH3CO CH3। तो यह उत्पाद जो है डाइमिथाइल कीटोन का है। ठीक है, किसका है? डाइमिथाइल कीटोन का। CH3 का हॉल्ट है CHOH, ये बनेगा आपको CH3CO CH3। ठीक है, उसके बाद देखिए कीटोन का जो अभिक्रियाशील समूह है ये आपको इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़े होते हैं? ए ऑप्शन ग्लाइकोसिडिक। तो बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड के अणु ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक दूसरे से जो है एक दूसरे के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध एक अमीनो अम्ल के अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अल्फा एमिनो समूह के बीच जो एमाइड बंध है। ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु के बीच जो बंध बनता है उसे एस्टर बंधन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोस्पर्म्स के बीच एक जो है फॉस्फोडाइस्टर बंधन होता है जो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे सुगर फॉस्फेट जो है चेकबोन बनता है। फिर है कि फॉस्फोडाइस्टर बंधन का निर्माण पानी के अणु को जो है हटाने में होता है। 122 नंबर देखिए, 122 नंबर है कि उच्च जो है न्यूक्लियोटाइड अणुओं में क्या होता है? सी ऑप्शन। तो फास्फेट समूह से एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह जो एनहाइड्रेट
बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। तो उच्च न्यूक्लियोटाइड अणुओं में फास्फेट समूह के एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह एंड हाइड्राइड बंधों द्वारा क्रमवार से जुड़े होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 इकाइयाँ होती हैं जो ससंयोजक रूप से जुड़े होती हैं। नाइट्रोजन आधार जो है प्यूरीन और पायरीमिडीन है। पेंटोज शुगर जो है राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज है। फास्फेट जो है मोनोफास्फेट, डाई फास्फेट, ट्राईफास्फेट है। न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर है। फिर देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कहता उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का जो है मुख्य बिंदु है? तो सी ऑप्शन यानी लेमार्क सिद्धांत। उपार्जित जो है लक्षणों की वंशागति लेमार्क के सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। फिर है कि जैव विकास की परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव जो वैज्ञानिक जीन वेरियस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो सन 1809 में उनकी पुस्तक जो है फिलॉसफी जो जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। यह 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। विकास के दौरान जीवों और उनके अंगों के जो है अमाप में वृद्धि होता है। यदि जीव में नए अंग के बनने से उनकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है तो वह जीव उस अंग की उत्पत्ति होती है। अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग है। अंगों में उपयोग अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन वंशागत होते हैं और ये समय के साथ परिणाम में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी पदार्थों का रेडियोएक्टिविता जो है प्रदर्शित करने का कारण है। 124 का ए निम्न Pn अनुपात। तो देखिए अस्थायी पदार्थों का रेडियो एक्टिविता प्रदर्शित करने का कारण जो निम्न Pn अनुपात है। ठीक है, अस्थायी नाभिकों के लिए Np अनुपात उच्च होता है। ठीक है, भारी अस्थायी परमाणुओं के नाभिकों में N/P ग्रेटर देन 1-1.5 से स्वतः विकिरणों के उत्सर्जन की घटनाओं को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। अस्थायी नाभिक के लिए N/P बराबर 1 होता है। 1896 में हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रियता पर पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का जो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, U-235 के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा का मान 200 जो है या 0.8 होता है कि 92 U-235 के विखंडन से औसतन 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि। तो डी ऑप्शन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है, प्रकाश संश्लेषण भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में और CO2 जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन जो गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 + H2O C6H12O6 + O2। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं का पोषण होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज होता है। 126 का ए ऑप्शन। एक जीवाणु का परजीवी वायरस। तो बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु का परजीवी वायरस है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित करता है और उसके अंदर प्रजनन करता है। वे अपने आकार और आनुवंशिकी सामग्री में बहुत जो है भिन्न होते हैं। बैक्टीरियोफेज में DNA और या RNA हो सकता है। फिर है बैक्टीरियोफेज 2 प्रमुख प्रकार के जीवन जो है चक्र प्रदर्शित करता है। एक तो लिटिक चक्र या विषाणु चक्र, दूसरा है लाइसोजेनिक चक्र या शीतोष्ण चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जिनटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और किसका जो है श्रवण करती हैं? तो बी ऑप्शन। जठर ग्रंथियों में HCl के श्रवण द्वारा। ठीक है, तो देखिए ऑक्जिनटिक जो है कोशिकाएं जठर रस में HCl के श्रवण से बनती है। फिर सरटोली कोशिकाएं जो है वृषण में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं के जो है अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं। फिर है कि कुफेर कोशिकाएं यकृत के तारकीय आकार के विशेष जो मैक्रोफेज हैं। ठीक है, फिर है कि कुफेर कोशिकाएं तीव्रता से जो
अपभ्रंश कानुक होते हैं, ठीक है, जो यकृत, साइनस, रक्त में जीवाणु, रक्त कोशिकाओं के टूटे फूटे अंगों, भागों और बाहरी कणों का जो है भक्षण करते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्रनाशय में मौजूद होता है। लैंगरहैंस के द्वीपिका के प्रकार और स्रावित हार्मोन है, जैसे बीटा कोशिका इंसुलिन, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन और डेल्टा कोशिका जो है सोमेटोस्टेट। नेक्स्ट, फिर है कि यदि केरल के समुद्र तट से किसी व्यक्ति की एवरेस्ट पर्वत पर ले जाए तो उसकी 128 का सी ऑप्शन यानी दोनों बढ़ेगी। तो यदि केरल के समुद्र तट से किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर्वत पर ले जाए तो उसकी श्वास दर और हृदय स्पंदन दर दोनों बढ़ेगी। श्वसन को फेफड़ों में रिसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो मस्तिष्क द्वारा संवेदी इनपुट पहुंचाते हैं। गैर चिकित्सीय कारण जो सांस लेने की दर को बढ़ा सकते हैं उनमें शामिल है आपको खराब वायु गुणवत्ता, अधिक ऊंचाई पर, और कैफी नशयुक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी, चाय या सोडा। डीएनए फिंगरप्रिंट्स से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन, डीएनए के नमूनों के जो प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण। डीएनए फिंगरप्रिंट का अभिप्राय है कि डीएनए के नमूनों के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण करना। डॉक्टर जो एलेक जेफरी जो है ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किया है। इस तकनीक का विकास इस आशा से किया था कि वंशागत रोगों के लिए जो चिन्हक प्रदान करेगा। डीएनए के नमूनों के प्रोफाइलों के विश्लेषण को डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक जोड़े में एक हार्मोन तथा उसके अभाव कारण होने वाला रोग को सही मिलाया गया है। तो ए ऑप्शन, तो देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अंडोत्सर्ग का नव जो हो पाना। तो देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होता है, यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, सही सुमेलित है। फिर एक कि पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टिटेनी तथा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। फिर है कि थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि जो है अनानास जो है का फल है। तो सी ऑप्शन, तो सोरोसिस। तो देखिए अनानास जो है सोरोसिस फल है। फिर सोरोसिस जो संग्रंथित फलों का एक उप जो प्रकार है कि सोरोसिस एक मांसल फल है जो पुष्प के समूह से उगता है। सोरोसिस प्रकार के फल जो कैटकीन, स्माइक और जो स्पेडिक्स प्रकार के पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। सोरोसिस फल के उदाहरण है कटहल, अनानास, सहतूत आदि। फिर साइक्रोसिस फल जो है हाइपेंथोडियम जो पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से तत्व जो सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। 132 का ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई भी विकल्प जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों का नहीं है। जो MOZN तथा CU तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधे अपनी आवश्यकता के लिए पोषक तत्व मृदा, वायुमंडल, उर्वरक एवं खाद से प्राप्त करते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास हेतु 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व NPK हैं, ठीक है। द्वितीयक पोषक तत्व जो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। और शुद्ध सूक्ष्म पोषक तत्व आपको आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। फिर है कि वायरसों के लिए कौन सी बात गलत है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए वायरसों के लिए गलत है कि ये जो है गर्म वातावरण में शक्कर के पतले जो घोल की वृद्धि कर सकते हैं। कि वायरस प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। वायरस केवल सजीव कोशिकाओं में गुणन कर सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में जो है संचित किया जा सकता है। वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल या तो DNA या RNA होता है, ठीक है, लेकिन दोनों कभी नहीं। फिर है कि वायरस का न्यूक्लिक अम्ल जो मेजबान कोशिकाओं को वायरस के विभिन्न भाग बनाने, फिर इन भागों को जो पूर्ण संक्रामक कणों में इकट्ठा करने का जो है निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाली पाचन क्रिया जो स्तनियों
की आहारनाल में जो होने वाली पाचन क्रिया से किस प्रकार समान है? ए ऑप्शन। तो इसमें पहले अम्लीय फिर क्षारीय प्रावस्थाएं होती हैं। तो अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाली पाचन क्रिया जो है स्तनियों की जो आहारनाल में होने वाली पाचन क्रिया से इस प्रकार समान है कि इसमें पहले जो है अम्लीय फिर क्षारीय जो प्रावस्थाएं होती हैं। अमीबा में जो पोषण जो फोगोसाइटोसिस मापक एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जहां पूरा जीव उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। अमीबा में पोषण की विधि को जो हेलोजोइक पोषण के रूप में माना जाता है। अमीबा में हेलोजोइक पोषण जो है निम्न चरणों में होता है। ठीक है, एक तो होता है एसिमिलेशन एवं एगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135। हड्डी में कौन सा जो है लवण सबसे अधिक होता है? सी ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट। हड्डी में कैल्शियम फास्फेट लवण सबसे अधिक होता है। हड्डियों में कैल्शियम लवण और कोलेजन तंतुओं से भरपूर एक कठोर और ठोस पदार्थ होता है जो हड्डी को इसकी ताकत देता है। ठीक है, फाइब्रोलास्ट संयोजी ऊतक का प्रमुख सक्रिय कोशिका होती है। माइक्रोफेज प्रति रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो एक संक्रमण या क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को जो निक्षेपित करने के विरोध में बनती है। उपास्थि से हड्डी के विपरीत कोई रक्तवाहिका या तंत्रिका नहीं होती है। पुरुष और महिला में शरीर में हड्डियां का द्रव्यमान घनत्व संरचना और लंबाई संरचना अलग अलग होती हैं। पुरुषों में जो पेल्विक हड्डियों जो संकरी होती हैं और गुहा हृदय के आकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है विक्षेपण का कारण है? ए ऑप्शन। तो अपवर्तन। तो देखिए अपवर्तन विक्षेपण का कारण बनता है। जब प्रकाश किसी पदार्थ से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्घ्य विभिन्न कणों पर अपवर्तित होती हैं तो विक्षेपण होता है, जिससे प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। जब प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके रंगों के जो है घटक पर्दे पर अलग अलग पट्टियों में विभाजित होने ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य उसके अपवर्तन की डिग्री निर्धारित करती है। सफ़ेद प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्घ्य से बना होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि एक चुंबकीय पदार्थ जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है तो सी ऑप्शन क्रांतिक तापमान से नीचे। तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ क्रांतिक तापमान से नीचे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है बन जाता है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा ताप जो आता है जब उसका लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। लौह और निकेल के लिए जो क्यूरी ताप के मान 2770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यूरी नियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हाइड्रोजन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा जो है परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद जो है अणु उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करता है। प्रक्रिया क्या है? तो बी ऑप्शन चालन। तो जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु जो उच्च आयन के साथ कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करता है। प्रक्रिया चालन कहलाता है। कण अपने स्थान छोड़े बिना दूसरे कण को जो ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, यह चालन कहलाता है। चालन के लिए माध्यम आवश्यक है। ऊष्मा संचालन की वह विधि है जिसमें द्रव्य कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होती है, संवहन कहलाती है। ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें ऊष्मा संचरण माध्यम के जो माप को परिवर्तित किए बगैर होता है, विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 139 है कि किसी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाली पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है। जब ए ऑप्शन यह धीरे धीरे चलता है। तो किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाली जो है किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित जो ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है जब यह धीरे धीरे चलता है। ऊर्जा में कुल परिवर्तन
परिवर्तन स्थितिज और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जब पिंड धीरे धीरे चल रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि पिंड इतने कम वेग से चल रहा है कि गतिज ऊर्जा की अभिव्यक्ति में वेग का यह वर्ग नगण्य हो जाता है। वास्तव तथा वस्तु के ऊपर गति करने की प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का मान ऊपर गति करने की प्रक्रिया में घटता जाता है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी = 2mv² प्लस mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। सी ऑप्शन सभी पारदर्शी माध्यम में। तो रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार सभी पारदर्शी माध्यम में जाती है। जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव और ठोस से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ जो है अल्य जो है तीव्रता का कुछ जो है अन्य वनों का प्रकाश देखने में आता है। ठीक है, इसे ही रमन प्रभाव कहते हैं। 1930 में भौतिकी का नोबेल जो है पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को इनके इस खोज के लिए जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ किसके रूप में जो है जाने जाते हैं। 141 का सी ऑप्शन सोडा चूना। तो कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ जो है सोडा चूना के रूप में जाना जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2, भारी जल का होता है D2O, शुष्क बर्फ का होता है CO2, मार्स गैस का होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए गर्म करने पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नहीं देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है केक बनाने में किया जाता है, आटा गूंथते हुए किण्वित करने के लिए किया जाता है, बालों को धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक कमजोर चुंबक है। तो 143 का बी ऑप्शन यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबक को कमजोर चुंबक कहा जाता है। इसमें जो कोई अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, उनका शुद्ध चुंबकीय जो मूवमेंट शून्य है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता जो है μ<1 होता है। ठीक है, कॉपर प्रतिचुंबकीय है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया द्वारा LPG में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ए ऑप्शन सीधे आश्वन प्रक्रिया द्वारा LPG में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। LPG प्राकृतिक गैसें और तेल निष्कर्षण और कच्चे तेल शोधन का एक उत्पाद है। थर्मल जो है क्रैकिंग उच्च तापमान और उच्च दबाव पर बड़े यौगिकों छोटे यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया। थर्मल क्रैकिंग का अंतिम उत्पाद जो हाइड्रोकार्बन अणु है। नेक्स्ट है कि निम्न में से इसको छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद हैं। ए ऑप्शन सोना। सोना को छोड़कर अन्य धातुएं जो है अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है। केवल 2 धातुएं सोना और मुख्य रूप से अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। सोना और प्लेटिनम मूल धातुएं प्राथमिक रूप से मुक्त रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, चांदी जो है डेंड्राइटिक जो है कोटिंग के रूप में पाई जाती हैं और यह अन्य धातुओं की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। धातुएं पदार्थ का एक जो है वर्ग है जिसमें जो है उच्च विद्युत या तापीय चालकता होती है। धातुएं आमतौर पर प्रकृति में लचीली होने के साथ साथ जो है प्रतिक्रियाशील भी होता है। नेक्स्ट फिर है कि कोशिकीय शोषण से क्या जो है तात्पर्य है। 146 का सी ऑप्शन। तो ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन। तो देखिए कोशिकीय शोषण का तात्पर्य ऊर्जा उत्सर्जन के लिए जो है खाद्य पदार्थों का विखंडन होना है। सेलुलर शोषण ऊर्जा जारी करने के लिए कोशिका के भीतर खाद्य पदार्थों के टूटने और ATP के संश्लेषण के लिए इस जो है ऊर्जा को उत्पन्न करने का जो है तंत्र है। उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है शोषण कहलाता है। शोषण 2 प्रकार के होते हैं। वायवीय शोषण, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से CO2 एवं H2O में विखंडित हो जाता है। अवायवीय शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ पादपों तथा जो जीवाणुओं में एथेनॉल का उत्पादन होता है जबकि जीवधारियों के जो पेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 है कि पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका जो है किसके अंतर्गत
आता है? ए ऑप्शन। तो कृत्रिम वर्गीकरण, तो पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने की जो विधि कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण की इस पद्धति में पौधों की जो रूपात्मक विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। अरस्तु ने पौधों को जो सरल रूपांतक लक्षणों के आधार पर जड़ी बूटी, झाड़ी, पेड़ों में वर्गीकृत किया है। फिर है कि बेंथम और हुकर वर्गीकरण प्रणाली, फूल वाले पौधों के वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली भी उन्होंने पौधों को जो है क्रिप्टोगेस यानी गैर फूल और पौधे फेनरोगेम्स यानी फूल वाले पौधे में वर्गीकृत किया। वर्गीकरण की जो फाइलोजेनेटिक प्रणाली जो विकासवादी अनुक्रम और आनुवंशिकी संबंध पर आधारित है। पादप का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। आनुवंशिक घटकों का व्यवस्थित विज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। यह पौधों की प्रजातियों के विभिन्न रूपात्मक और शारीरिक संरचनाओं का विस्तृत जो विवरण देता है। कृषि, चिकित्सा और वानिकी में वर्गीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किसी स्थान पर मौजूद जैव विविधता को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 का है कि कौन सा जो है स्टेरॉयड हार्मोन है? 148 का बी ग्लूकोकार्टोइकोड्स। तो ग्लूकोकार्टोकाइड्स स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन वसा में घुलनशील होते हैं और कोशिका झिल्ली से गुजरने में सक्षम होती हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि। फिर है कि पेप्टाइड हार्मोन अमीनो अम्ल से बने होते हैं और पानी में घुलनशील होता है। पेप्टाइड हार्मोन कोशिका झिल्ली में गुजरने में असमर्थ होते हैं। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक जो है महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट है कि कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है आपको पोन्स, ठीक है। तो देखिए पोन्स अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, पोन्स पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क जो है इसका 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत जो है सेरिब्रम और डाइएनसेफिनॉल आता है, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो है कार्पोक्वाडिज्मिना और सेरिब्रम पेंडिकल आता है। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत सेरिबेलम और पोन्स आता है। और डाइएनसेफेनॉल के अंतर्गत जो है थैलेमस और जो है डाइथैलेमस आता है। नेक्स्ट 150 है कि पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन। तो फाइटो निष्कर्षण, पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए फाइटो निष्कर्षण का उपयोग किया जाता है। फाइटो जो है फाइटो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मिट्टी या पानी से हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया फाइटो रेमिडिएशन की जो उप प्रक्रिया है। फाइटो जो है एक्सट्रैक्शन एक लागत प्रभावी पौधों आधारित तकनीक है। पौधों वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक भारी धातुओं को जमा कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी को प्रदूषित करने वाली भारी धातुओं के कुछ उदाहरणों में से शामिल है कैडमियम, ठीक है, क्रोमियम, तांबा, पारा, सीसा, आर्सेनिक, निकेल। फिर है कि फाइटो रेमिडिएशन प्रदूषकों को हटाने के लिए हरे पौधे का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए एलिसम जो है लिस्बियाकम, ये जो है धातु तांबा है। फिर है कि अरबिडोफिसिस जो है थालियाना, ये क्रोमियम है। और जो है बेसिका जंसिया, ये जो है सेलेनियम है। क्या है? सेलेनियम। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।